Hello students, in today's video I am going to explain an important topic on the basis of diffraction by single slit. इसका जो डेरिवेशन है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑन RGPV एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज के दिन मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का डायग्राम बना हुआ है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का किसी अपर्चर के कॉर्नर से गुजरने के कारण बेंड हो जाना या मुड़ जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो जैसा कि लाइट एक स्लिट AB से होकर पास ऑन हो रही है और चूँकि लाइट में n नंबर ऑफ वेव हो सकती है एक वेव फ्रंट के अंदर, तो हर वेव स्लिट से होकर जब गुजरेगी तो डिफ्रैक्ट होगी। ये जो एंगल है डिफ्रैक्शन का उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसको हम थीटा से डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट नहीं होगा बल्कि अनडिफ्रैक्टेड सीधा निकल जाएगा। स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए या पता लगाने के लिए या पाने के लिए हमें यहाँ पर एक लेंस लगाना होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। जब लाइट इस लेंस से पास ऑन होगी तो पॉइंट P और पॉइंट O पर फोकस होगी। पॉइंट O पर हमें अलग अलग ऑर्डर का डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा कुछ भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। जबकि पॉइंट O पर हमें हमेशा मैक्सिमा मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट अनडिफ्रैक्टेड रहती है जो सेंटर पर फोकस होती है। इसीलिए जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न स्क्रीन पर दिखाई देता है तो कुछ इस तरह का पैटर्न आप देख पाते हैं, जहाँ पर सेंटर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो डिफ्रैक्शन बैंड या मैक्सिमाज हमें दिखाई देते हैं उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ये पॉइंट P यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह के बैंड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो किस तरह से डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है और इंटेंसिटीज़ क्या होती है मैं आगे समझाऊंगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंटेंसिटी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट की जाती है। जैसे मैंने आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न अभी बनाकर दिखाया था, सेंटर की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते आते हैं जो मैक्सिमा बैंड्स बनते हैं उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है। इसलिए डिफ्रैक्शन के केस में हम इंटेंसिटी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। इंटेंसिटी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट और लास्ट रे के बीच का फेज डिफरेंस। एंड दिस फेज डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले कैलकुलेट करते हैं पार्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वेव। इस फेज डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट रे जो कि ये वाली है और लास्ट रे जो कि ये वाली है, इससे C पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यानी कि 90 डिग्री पर एक लाइन खींची है, जिसकी वजह से एक ट्राइंगल बन गया है ABC। इस ट्राइंगल ABC का जो BC पार्ट है ये पार्ट डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रो। तो हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। BC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, AB हमें पहले से पता होगा बिकॉज AB इज स्लिट विड्थ, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। अगर हमें AB की वैल्यू पता है, BC जो है वो पार्ट डिफरेंस से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर चूँकि ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा होगा और इसीलिए हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ करें तो BC की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यूजिंग ट्राइंगल ABC we get BC which is path difference between first and last ray is equals to, इसको हम डेल से डिफाइन करते हैं या डेल से डिनोट करते हैं पार्ट डिफरेंस को, इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। BC इज इक्वल्स टू D साइन थीटा। हम D की जगह E भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं पर बुक्स में E साइन थीटा दिया हुआ है, तो आप लोग अगर कन्फ्यूज़ ना होना चाहें तो यहाँ पर मैं D की जगह E लिख देती हूँ। तो यहाँ हुआ BC
विच इज़ द पाथ डिफरेंस, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं डेल के इक्विवेलेंट, डेल इक्वल्स टू ई साइन थीटा। देन फेस डिफरेंस, जिसको हम डेल से लिखते हैं, डेल इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल। सो देन डेल इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा। ये फेज डिफरेंस है बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रे। अगर हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन किसके बीच फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टू रेज के बीच में, बिटवीन फर्स्ट टू रेज। सो अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ रेज हम कंसीडर करके चलें तो वो हो जाएगा डेल्टा n विच इज इक्वल्स टू डेल्टा बाय n। देन वी कैन राइट इट लाइक दैट 2 पाई बाय n लैम्डा इंटू ई साइन थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे का भी देखते हैं हम क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने फिर से आपके लिए लिख दिया है, डेल की वैल्यू जो है वो पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा है। डेल इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रे, देयर इज n नंबर ऑफ रेज, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड रे विच इज डेल्टा n इक्वल्स टू डेल बाय n 2 पाई बाय लैम्डा n ई साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ को पर n नंबर ऑफ वेव्स को n नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं। हर रे का एम्पलीट्यूड जो है वो कैपिटल A के इक्वल है, यानी कि अगर पहली रे को हमने MP1 माना तो उसका एम्पलीट्यूड A है। सिमिलरली दूसरी रे अगर P1 P2 है तो उसका एम्पलीट्यूड भी A होगा, एंड सो ऑन। अगर लास्ट रे Pn-1 Pn है तो उसका एम्पलीट्यूड भी A होगा। सो हमें पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट करने से पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी, अगर ये n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वही यहाँ पर क्या कहलाएगा, आपका रिजल्टेंट एट पॉइंट P फॉर द एम्पलीट्यूड। इसके लिए यहाँ पर हम वेक्टर मेथड यूज़ करते हैं। वेक्टर मेथड में हम एक पॉइंट C पर इन वेक्टर्स का यूज़ करके एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है MP1, दिस इज़ वेक्टर P1 P2, दिस इज़ वेक्टर, मान लीजिए यहाँ पर कम वेक्टर हैं तो Pn-1P, एंड दिस इज़ द लास्ट वेक्टर। लास्ट वेक्टर क्या होगा, Pn-1P, एंड दिस इज P2 P3 एंड सो ऑन। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन जाएगी इसको हम वेक्टर कह सकते हैं MPn। ये जो MPn वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट करेंगे r थीटा से। ये इस पॉइंट C पर एक कॉलिजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल होगा एंगल ऑफ द फेज डिफरेंस के इक्वल। देन हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो MP1 पर जाएगा और एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो जाएगा MPn पर। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, एक ये और दूसरा ये। यहाँ से हम MP1 का हाफ निकाल सकते हैं और यहाँ से हम MPn का हाफ फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा, इस पॉइंट को अगर हम x नाम दें और इस पॉइंट को हम y नाम दें तो xm इज इक्वल्स टू, निकालना है हमें किसके लिए, फोर ट्राइंगल MXC के लिए, एंड यहाँ पर हमें ट्राइंगल MYC का यूज़ करके क्या निकालना है, YM। ये जो दोनों वैल्यू हैं ये क्या हैं, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू A/2 के इक्वल और ये वाली वैल्यू हो जाएगी r θ/2 के इक्वल। ये कंप्लीट वेक्टर MP1 जो है वो A है, तो XM क्या होगा A/2, M
पी एन। अगर आपका आर थीटा है तो वाई एम क्या हो जाएगा, आर थीटा बाय 2। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा सी एम साइन डेल्टा एन बाय 2 और यहाँ आएगा सी एम साइन डेल्टा बाय 2। यहाँ डेल्टा क्यों, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो कंप्लीट एंगल डेल्टा है तो हाफ हो जाएगा डेल्टा बाय 2। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 4 ये है। इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, सो 4 डिवाइडेड बाय 3 वी गेट आर थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन डेल्टा एन बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा बाय 2। सो ये हमें वैल्यू यहाँ पर, इससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो साइन डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा एन बाय 2 वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डेल्टा एन की वैल्यू हम पुट करने जाएंगे। सो हम ये आगे पुट करते हैं। सो आर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए साइन डेल्टा बाय 2 अपॉन साइन डेल्टा एन बाय 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम अगर वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा ये साइन 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा और यहाँ पर होगा डिनोमिनेटर में साइन पाई बाय एन लेमडा ई साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर इस इक्वेशन में पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा को हम एक वैल्यू अल्फ़ा के इक्वल लिख रहे हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। तो ई साइन थीटा पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा को हम लिख रहे हैं अल्फ़ा। देन आर थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा बाय एन। जैसा मैंने कहा n नंबर ऑफ वेव्स होती है एक वेव फ्रंट में, सो n की वैल्यू अल्फ़ा से बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि अल्फ़ा थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा एंगल है, एंगल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाली है जिसके कारण अल्फ़ा के मुकाबले n की वैल्यू ज़्यादा है तो साइन थीटा बहुत स्मॉल हो जाएगा नीचे वाले टर्म में, और जिसके कारण अगर साइन थीटा टेंस टू मिनिमम होता है तो इसको हम थीटा के इक्विवेलेंट लिखते हैं जैसा कि हम जानते हैं, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं ए साइन अल्फ़ा बाय एन। और अगर हम अल्फ़ा बाय एन का यूज़ करें तो ये हो जाएगा एन ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा। ये आर थीटा की वैल्यू आई यहाँ से। देन इंटेंसिटी आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और इसके बाद अगर हम इसको आर स्क्वायर लिखते हैं तो आगे हम देखेंगे कि कैसे इंटेंसिटी आ सकती है। हमारे पास अब आर थीटा यानी कि एम्पलीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेव का। अब हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी। तो हम जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा होल स्क्वायर। आई इज इक्वल्स टू के एन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ पर इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा होल स्क्वायर। इसको आई नोट क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो साइन थीटा के साथ वेरी हो रही है, साइन अल्फ़ा के साथ वेरी हो रही है। अल्फ़ा इज़ ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन थीटा, तो इसका मतलब ये वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम होगी तभी हमें मैक्सिमम मिनिमम मिलने वाला है। तो ये वैल्यू जब मिनिमम हो जाएगी तब हमें मैक्सिमम मिलेगा, वो आई नॉट कहलाता है। इसलिए हमने ऑलरेडी के एन स्क्वायर ए स्क्वायर को आई नॉट के फॉर्म में लिख दिया है, और ये वैल्यू जब मैक्सिमम होती है तो हमें मिनिमा मिलता है। ठीक है, सो आगे हमें ये जहाँ 1 हो जाएगी वहाँ हमें मैक्सिमा मिलेगा, जहाँ ये 0 हो जाएगी वहाँ हमें मिनिमा मिलने वाला है। देखेंगे हम आगे इसके लिए अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यू होती है। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी का मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा की वो वैल्यू देखनी है जो कि मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करे। तो जैसा मैंने आपको बताया इंटेंसिटी मैक्सिमा कब होगी, जब आई की वैल्यू आई नॉट के इक्वल होगी। अगर हम इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमा कौन सी कंडीशन पे थी, डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात करें हम तो सेंटर पर थी, क्योंकि सेंटर पर सबसे ज़्यादा रेज आकर मीट कर रही थी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, पाई बाय लेमडा ई साइन थीटा, यानी कि थीटा अगर नहीं होगा तो ही हमें मैक्सिमा मिलने वाला है, डिफ्रैक्शन नहीं होगा तब। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिलेगा,
मैक्सिमा मिलेगा और साइन थीटा 0 होने पर अल्फ़ा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा भी 0 हो जाएगा, सो अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा को हम डायरेक्ट 0/0 लिखेंगे, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाकर अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे जो 1 के इक्वल आएगी। मिनिमा कब होगा, जब इंटेंसिटी 0 होगी, वहाँ पर कोई बैंड दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब आई नॉट साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये कब 0 होगा, जब साइन अल्फ़ा बाय अल्फ़ा 0 होगा, क्योंकि आई नॉट मैक्सिमा के लिए है, तो ये 0 नहीं हो सकता। इस कंडीशन में साइन अल्फ़ा 0 होना चाहिए। और साइन अल्फ़ा 0 कब कब होगा, जब अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस एन पाई होगी, जहाँ पर n इक्वल्स टू 0 हम नहीं ले सकते, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 रखने पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा को सेटिस्फाई कर रही है अल्फ़ा की। इसलिए n इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन जो वैल्यूज़ हैं वो अल्फ़ा की वो कंडीशन है जहाँ पर हमें मिनिमा मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमें कुछ सेकेंडरी मैक्सिमास भी मिलते हैं, जिनकी वैल्यूज़ हमें मिलती है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन पर, यानी कि और नेचुरल नंबर पर π/2 को छोड़कर। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है हमारे पास कि यहाँ जो मैक्सिमा मिनिमा हमें मिल रहे हैं वो अलग अलग कंडीशन पर हम देख रहे हैं अल्फ़ा के लिए अलग अलग मिल रहे हैं, और इस आधार पर अगर हम इंटेंसिटी डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, जो मैं आपको अगली फ्रेम में दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर हम इस हिसाब से डायग्राम बना सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 पर हमें प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहा है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पाई पर एन पाई पर था हमारा मिनिमा, इसलिए फर्स्ट मिनिमा कहाँ मिलेगा, n इक्वल्स टू 1 पर, पाई पर, तो बोथ साइड हमें मिनिमा मिलने वाले हैं। उसके बाद पहला सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता है हमें 3π/2 पर, जिसकी इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा के मुकाबले बहुत कम होती है। और हम इक्वेशन निकालें आई एस अपॉन आई नॉट सेकेंडरी मैक्सिमाज अपॉन प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा बहुत कम होती है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा जो पहला होता है उसकी वैल्यू 4% के इक्वल होती है, जबकि उसके बाद वाला उससे भी कम होता है। इसीलिए सिंगल स्लिट रिफ्रैक्शन के केस में हम बहुत आगे तक के मिनिमास को मैक्सिमास को देख नहीं पाते, और उस तरह का पैटर्न हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आएगा। वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको एक्चुअल डिफ्रैक्शन किस तरह का दिखाई देता है ये भी दिखाऊंगी। इन दिस वीडियो यू आर सीइंग अ वेरी फाइन इंटरेस्टिंग डिफ्रैक्शन फिनोमिना।